Hello. So in this lecture, we are going to talk about very basic yet very important concept Gauss law. तो Gauss law important कई सारे reasons की वजह से, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना बाय द कन्वेंशनल मेथड बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना होता है, वी हैव टू डिग इन अ मेथड, एक ऐसा मेथड निकालना पड़ेगा जिससे कि क्या कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें, लेकिन जल्दी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में जितना टाइम सेव करोगे उतना अच्छा होगा, राइट। तो इसीलिए जो है हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, मतलब गॉस लॉ पढ़ेंगे एंड उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और जल्दी से जल्दी जो है निकाल के रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वेरियस बॉडीज। तो देखते हैं, देखो तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस लॉ, राइट। ओके, तो बहुत ही सिंपल लॉ है ये, ज्यादा कोई इसमें वो नहीं है। इसके कुछ बेसिक स्टेप्स बस ध्यान रखने होते हैं। जैसे कि अगर तुम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे देखोगे तो एक बुक आती है डीजे ग्रिफिथ फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इन्होंने बताया है, कुछ स्टेप्स बताए हैं, वो मैं तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है, जो तुम लोग के काम आएंगे। चलो, तो गॉस लॉ जाने से पहले इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जान लेते हैं, बेसिक टर्म्स बेसिकली, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स पता होना जरूरी होता है इसको जानने से पहले। तो व्हाट आर दोस बेसिक टर्म्स देखते हैं। सबसे पहला तो है हमारा एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? अच्छा, बचपन से हम लोग एरिया तो पढ़ते आए हैं, ये तो क्लियर है। एरिया तो हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट फॉर पैरेललोग्राम। बट व्हाट इज एरिया वेक्टर? तो एक्चुअल में फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में एरिया जो है ना वो वेक्टर की तरह अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है फॉर आवर कैलकुलेशंस, ठीक है। तो प्योरली मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हम लोग एरिया को जो है एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग क्लास 6 से निकालना सीख रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ और हाफ बेस इनटू हाइट। तो डायरेक्शन क्या होगा इस एरिया वेक्टर का, ये एक सवाल उठता है। तो जो भी हमारा एरिया है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारा एरिया है, राइट, ये मान लेते हैं ट्राइंगल का एरिया। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन होगा, जैसे इसको बोल देते हैं एन कैप, ठीक है। एरिया क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी हमारा डायरेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसका डायरेक्शन बोल देंगे। आज सिंपल एज दैट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। अच्छा, तो अब एक सवाल उठता है कि इसके परपेंडिकुलर तो ये ऊपर भी हो सकता है और जो नीचे डायरेक्शन है ये भी तो इसके परपेंडिकुलर ही है, कौन सा लेंगे तो तुम्हारे ऊपर है। एक किसी को भी पॉजिटिव ले लो, जैसे कि अगर मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया तो इस डायरेक्शन को बस माइनस एन कैप यानी कि नेगेटिव ले लूंगा, और कोई मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। होपफुली ये समझ में आएगा। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नीट्यूड तो निकालना आता ही है, जो भी जैसा भी एरिया होगा, जैसे इस ट्रायंगल के केस में हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं, या कुछ केसेस में हेरॉन्स फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, पहले एस निकालते थे हम लोग, याद दिला देता हूं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अच्छा, हेरॉन्स फॉर्मूला कब लगाना होता था, जब हम लोग को तीनों साइड पता होती थी, और हाफ बेस इनटू हाइट जब बेस और हाइट पता होता था। और फिर इसके बाद जो एरिया होता है, एरिया को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। Hopefully this will jog your memory to class 9th once again, right? तो ठीक है, ये समझ में आ गया, एरिया वेक्टर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है सेकेंड टर्म जो कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो एरिया वेक्टर समझ में आ गया ना, तो इससे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मान लो कोई एक एरिया है, मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक सरफेस है, एक प्लेन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ो, ज्यादा हाइटेक डेफिनेशन पे जाते ही नहीं, अपन जो है डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं इसको मैंने वाटरफॉल में रख दिया, कहाँ रख दिया, वाटरफॉल में, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये हमारा वाटरफॉल ऐसे गिर रहा था, ये पूरा ऐसे पानी गिर रहा है, ठीक है, पानी गिर रहा है। अच्छा, ओके, सो ये हमारा वाटरफॉल है एज यू कैन सी। तो ये वाटरफॉल जैसे कि है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक सरफेस यहाँ पे रख दिया, मान लेते मैं ग्रीन से एक सरफेस बना देता हूं, एक कार्डबोर्ड रख दिया, कार्डबोर्ड कह सकते हो, एक बकेट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है, एक प्लेन सरफेस रख दिया। तो इस प्लेन सरफेस से जितना पानी होता हुआ जा रहा है ना परपेंडिकुलरली, इसी को हम लोग बोलेंगे
क्योंकि ये वाटर जा रहा है तो वाटर फ्लक्स, ठीक है। क्लास 11th सेकेंड बुक, ठीक है, स्किप मार के हैं सबके सब, खैर तो ये समझ में आया। अब मान लो यही मैं क्या कहते हैं यही प्लेन है, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, ठीक है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास होंगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर या भैया जो भी तुम लोग बोलना चाहो, ये तो हमेशा जरूरी थोड़े ना परपेंडिकुलरली पास हो, कभी कभी कुछ एंगल पे ही पास हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा सरफेस, है ना, ये कैसे सरफेस है। अब हमारा जो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ऐसे भी तो पास हो सकता है। अब दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, राइट। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग वो कंपोनेंट उसका लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेंगे जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। क्या बोला मैंने, हम लोग वो कंपोनेंट लेंगे जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए या एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के साथ होना चाहिए। चलो देखो फिर से समझो, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझो। मैंने बोला है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग मेजर करते हैं ईदर परपेंडिकुलर टू द प्लेन या तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, दोनों में से कोई एक याद रख सकते हो, ठीक है। मैं कहूंगा कि इसको याद मत रखो, सेकंड वाला याद रखो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए, मतलब साथ में। चलो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अरे सॉरी ये रहा हमारा सरफेस, ठीक है, और ये हमारा निकल रहा है ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, तो अब इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मुझे बता सकते हो, ये एरिया वेक्टर है, मतलब ये ऐसे है, देखो बेसिकली स्क्रीन के ऐसे वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे। हाँ, ये तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो सकता है, राइट। या तो यहां होगा या तो यहां पे होगा। अब दोनों में से कौन सा लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में हम लोग ले लेते हैं, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि देखो इधर मैंने ले लिया, ये हमारा एन कैप हो गया। एन कैप क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है, बेसिकली एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। और इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा होगा, इस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको थीटा से डिनोट कर दिया। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक एंगल की तरफ जो कि हो जाएगा ई कॉस थीटा, और एक एंगल से दूर यानी कि एंगल के परपेंडिकुलर जो कि हो जाएगा क्या कहते हैं ई साइन थीटा, राइट, ठीक। तो हमें परपेंडिकुलर वाला नहीं लेना होता है, हमें अलोंग, मतलब इसके अलोंग परपेंडिकुलरली कौन जा रहा है सरफेस की, या ये देखो इसके अलोंग एरिया वेक्टर के अलोंग कौन है, ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा का डायरेक्शन भी यही है, एन कैप का डायरेक्शन भी यही, तो ये है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं। ये बात समझ में है। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला बन जाता है, फ्लक्स का फॉर्मूला मैं यहां पे लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, ये हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, तो ए लिख देते हैं। और इन दोनों के बीच का एंगल, और कौन सा एंगल, जो इसके अलोंग हो, अलोंग एंगल यानी कि कॉस थीटा। तो फॉर्मूला निकला है ई कॉस थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो तुम्हें पता है कॉस थीटा आता है तो डॉट प्रोडक्ट आता है, साइन थीटा तो क्रॉस प्रोडक्ट, कॉस थीटा तो डॉट प्रोडक्ट। तो ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे हो जाएगा ई डॉट ए, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, बात एक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, ठीक है, तो उसे फाई बी से करते हैं। तो फाई एम क्यों नहीं, क्योंकि बी से मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, मतलब दो चीजें हमको समझ में आ गई, एरिया वेक्टर समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, अब आ जाते हैं गॉस लॉ पे। अब गॉस लॉ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो गॉस लॉ की मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, या फिर क्या कहते हैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। गॉस लॉ, गॉस लॉ का स्टेटमेंट सेज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि द टोटल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, प्री रिटन मेरे को पसंद नहीं, क्योंकि देखो जब टीचर लिखता रहता है ना तो स्टूडेंट गेट्स टाइम टू नोट इट डाउन इन दे नोट्स, ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ साथ लिखते चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द टोटल फ्लक्स, या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देता हूं मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, टू बी स्पेसिफिक, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू अ सरफेस। अब सरफेस की जगह मैं एक और वर्ड यूज कर सकता था, एरिया, बात एक ही है, सरफेस बोलो या एरिया बोलो, बात एक ही है। फ्लोइंग थ्रू अ सरफेस और एरिया इज 1
is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed in it. ठीक, अब इसका मतलब समझते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा वो क्या कहते हैं इक्वल है, क्या कहते हैं जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो इक्वल है किसके, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज इन इट. ठीक है, इसका मीनिंग समझते हैं, इसका मीनिंग और समझते हैं. इसका पहले मैथमेटिकली इसको कैसे लिखे जाएगा वो मैं दिखा देता हूं. मैथमेटिकली फ्लक्स बराबर होगा, और से सुनना, फ्लक्स बराबर होगा चार्ज एनक्लोज, तो चार्ज एनक्लोज टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी कि 1 बाई, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो और अच्छे से लिखता हूं, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू एनक्लोज. तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके अगर लिखेंगे तो फाई ई बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. आज सिंपल एज दैट. अभी फाई ई का एक और डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है, इसको क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए बराबर क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन. अब तो मन में सवाल आ रहा होगा कि ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ही क्यों आया, क्यू एनक्लोज्ड ही क्यों आया, क्यू एनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो मैं मन में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि क्यू एनक्लोज्ड का मतलब क्या है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, और ये फ्लक्स के बराबर कैसे आया, है ना. अच्छा, तो मैं इससे पहले एक चीज तुम लोग को क्लियर करना चाहता हूं कि भाई साहब ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था ना, इसको इंटीग्रल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. तो पहले जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन इंटीग्रल फॉर्म पढ़ते हैं, फिर इसका प्रूफ मैं बता देता हूं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन इंटीग्रल फॉर्म, इसका एक क्या कहते हैं डेरिवेटिव डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है, लेकिन वो हमारे कोर्स के बाहर है तो उसको रहने देते हैं. अभी इंटीग्रल फॉर्म हमारे काम आएगा क्या कहते हैं वेरियस डेरिवेशंस में, तो इसीलिए इसको देख लेते हैं. ठीक है, अच्छा तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इंटीग्रल फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा जाता है, ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं फाई. अभी कहां से आई ये चीज समझो, इसको समझना. ठीक है, इंटीग्रेशन पार्ट को समझना. ठीक, इंटीग्रेशन क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो तो तुमको ज्यादा ही काटेगा. ठीक है, जेई के होगे तो उतना नहीं काटेगा, लेकिन फिर भी एक फिजिकल, देखो फॉर्मूला याद करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट फिजिकल मैनिफेस्टेशन या फिर क्या कहते हैं उसको इमेजिन करना आखिर हो क्या रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. मैथ्स को फिजिक्स से रिलेट कर लोगे ना जिस दिन, बस समझो हो गया, आ गई तुमको फिजिक्स. ठीक है, और कुछ नहीं होता, इमेजिनेशन बस सीखना होता है. अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, गौर से सुनना मेरी बात. इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई, ये बात तो क्लियर है मुझे. अब मैं कोई भी एक रैंडम ऐसे सरफेस ले रहा हूं. ठीक, अब जरूरी थोड़ी ना हमेशा कोई प्यारा सा सर्कुलर रेक्टेंगुलर कोई ऐसा सरफेस हो, एक ट्रायंगुलर सरफेस आ रहा है, कोई भी सरफेस हो सकता है भाई, एक 3D सरफेस भी हो सकता है जो ऐसे एनक्लोज्ड हो, कुछ भी ऐसे पत्थर जैसा शेप हो. ठीक है, निकालना तो सबके लिए ना हम लोग को, जरूरी तो है ना, नेचर में हर चीज सिमेट्रिक थोड़े ना, एंटी सिमेट्रिक चीजें भी होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाला सरफेस है, राइट, तो ये सरफेस मैंने ले लिया. अब इसके अंदर मैंने रख दिया एक चार्ज, ये रख दिया एक चार्ज, क्यू चार्ज. तो ऑब्वियसली क्यू चार्ज एक रखा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ ऐसे निकलेंगी, राइट. तो इससे निकल रही होंगी, देखो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में निकल रही होंगी. तो टोटल हम लोग को निकालना है. ठीक, तो टोटल क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं यूज कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कर दें, क्योंकि पहली बात तो इसका एरिया भी हमको नहीं पता है क्या होगा. ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा रैंडम फिगर है ना, एक ऐसा एंटी सिमेट्रिक टाइप का फिगर है ये, क्या कहते हैं इसका कोई एरिया भी हमको नहीं पता है. और हर पॉइंट पे अगर तुम देखोगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिफरेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हम लोग को कुछ नहीं पता है कि हर जगह डिफरेंट होगी. तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे. तो मैं क्या करते हैं, हमेशा जब भी हम लोग को कोई चीज पता नहीं होती है, व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन. जैसे कि क्लास 11th में तुम लोगों ने पढ़ा था, शुरुआत की थी क्या कहते हैं फ्रिक्शनलेस टेबल से, न्यूटन्स लॉस लगाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, राइट. उसके बाद फिर फ्रिक्शन भी इंक्लूड कर दिया, फिर उसके बाद रोटेशन, रोलिंग, सब कुछ इंक्लूड कर दिया, राइट. ठीक है, मतलब पहले इजी से चलते हैं, फिर वो मतलब छोटे से बड़ा. तो एक छोटा सा पार्ट इसका ले लेते हैं फिर, यानी कि एक छोटा सा इसका जो है सरफेस ऐसे यहाँ पे कट कर लिया जाता है.
ठीक है, इसके एरिया को हम लोग डीए बोल देते हैं, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, ठीक है, तो एक छोटा सा एरिया हो गया। अच्छा, वैसे एक छोटा सा एरिया यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, ऐसे करते 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 वो सारे छोटे छोटे एरियाज हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे डीएज ले सकते हैं। अब देखो क्या होता है ना, ये क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, ये सरफेस कॉन्टिन्यूअस है, ये डिस्क्रीट सिस्टम तो है नहीं, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का फायदा ये होता है कि व्हाट वी कैन डू इज, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में हम लोग जो है इंटीग्रेशन लगा के उसको, मतलब सबको ऐड नहीं करना इंडिविजुअली, ये नहीं कि डीए यहां ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं, सबको एक एक करके निकाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, नहीं। कैलकुलस का ये फायदा है कि अगर आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है तो छोटे छोटे सिस्टम को इंटीग्रेट कर दो सीधा, मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली ऐड करके दे देगी। अगर तुम क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो प्लीज अपने मैथमेटिक्स के टीचर से प्लीज बोलना ये कि प्लीज हमको ये बताइए कि कैसे ये समेशन और इंटीग्रेशन मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, वो विजुअलाइज करके तुमको बताएंगे ये चीज। अभी ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट मैं सिर्फ ये बता सकता हूं तुम्हें कि अगर छोटे छोटे कई सारे एरियाज को ऐड करना होता है, व्हाट वी यूज इज इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, तो ये डीए और ई, तो मतलब कि देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, मतलब इधर से छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई आएगा, है ना, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई। जब भी हम लोग को कोई भी चीज फिजिक्स में छोटी सी दिखानी होती है, वी यूज डी, मतलब छोटा सा है तो डी यूज करना है, ऐसे याद रखो, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनटू इसका एरिया, और दोनों का क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। होपफुली समझ में आया होगा। अब डी से हम लोग को टोटल जाना होता है, तो व्हाट वी डू इज सिंपली इंटीग्रेट करना है, छोटे 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 सारे जितने भी फ्लक्स होंगे सबके सब ऐड हो जाएंगे। तो इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। तो देखो आई थिंक ये चीज तुम लोग को क्लियर होगी। इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, फाई ई बन जाएगा, मतलब टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये इसका इंटीग्रल फॉर्म क्लियर हो गया कि आखिर ये आया कैसे, राइट। अच्छा, तो अब वापस से आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था गॉस लॉ हम लोग जो है ये प्रूफ करने जा रहे थे, राइट। गॉस लॉ कैसे है, तो गॉस लॉ जो है प्रूफ करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, देखो एक होता है, दो मेथड होते हैं गॉस लॉ को प्रूफ करने के। एक होता है जुगाड़ मेथड। जुगाड़ मेथड इज नॉट अ जनरल मेथड, ये जनरल मेथड नहीं होता है। एक होता है क्या कहते हैं, जो अप्रूव्ड मेथड है, जो क्या कहते हैं टीचर्स या जो अच्छे ऑथर्स हैं वो लिखते हैं। जनरली तुम्हें एनसीईआरटी वगैरह में भी यही जुगाड़ मेथड ही मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक जनरल वे में सीखो, ठीक है, जो ग्रिफिथ्स जैसी क्या कहते हैं हाई पब्लिकेशन बुक्स में जो मेथड लिखा रहता है। तो आओ समझते हैं। मैंने ले लिया एक पॉइंट चार्ज, क्या ले लिया, एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, और मैंने क्या किया है, इस पॉइंट चार्ज के लिए मुझे मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे क्या करना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, या मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई पॉइंट नहीं बोल देते वरना क्लैश करेगा, पी पॉइंट बोल देते, ठीक है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, गॉस लॉ बोलता है कि व्हाट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इज अ गॉसियन सरफेस। Step 1 is construct a Gaussian surface which is symmetric to the charge. चार्ज को सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 कंस्ट्रक्ट अ Gaussian surface। इस चार्ज के सिमेट्रिक होना चाहिए Gaussian surface, ठीक है। अच्छा, तो देखो भाई कैसे होगा, क्या कहते हैं, ये रहा हमारा चार्ज के सिमेट्रिक Gaussian surface। रुक जाओ, एक काम करता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे ये चीज प्रूफ करता हूं। ये हमारा प्लस क्यू चार्ज था, ये हमारा पी पॉइंट था, ठीक है। इसके सिमेट्रिक अगर मुझे एक सरफेस बनाना है तो यही तो एक सिमेट्रिक सरफेस होगा। एक पॉइंट के सिमेट्रिक हमेशा एक स्पेरिकल सरफेस होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, मतलब कि इस पॉइंट से इक्वल दूरी पे होना चाहिए, वो इक्वल दूरी, या ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा सरफेस होना चाहिए। तो याद रख लो, पॉइंट सरफेस के लिए पॉइंट के लिए वो जो है स्पेरिकल है, लाइन के लिए सिलेंड्रिकल है, और क्या कहते हैं प्लेनर के लिए, किसी सरफेस के लिए वो जो है क्यूबॉइडल हो सकता है या सिलेंड्रिकल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, 3D फिगर के लिए दैट डिपेंड्स ऑन द फिगर इटसेल्फ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये चीज समझ में आ गई, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो मुझे ये पता चल रहा है कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई इधर होगा, और यहाँ पे एक छोटा सा अगर मैं सरफेस कट करूं तो उसका डायरेक्शन भी यही होगा, डी ए। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा, राइट। तो देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूं,
क्या कहते हैं फाई ई, फ्लक्स कितना हो जाएगा ई डॉट डी ए। इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्म एक जनरल फॉर्म है, हमेशा सही रहता है, इसलिए ये यूज करना बेस्ट रहता है, ठीक है। इंटीग्रेशन फॉर्म इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। तो फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है, यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर खींच सकते हैं, तो इंटीग्रेशन से बाहर खींच लो। यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन है और सरफेस डी है। अब क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है, गौर से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन को क्लोज्ड इंटीग्रल करेंगे। क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज्ड इंटीग्रल मतलब जहां से शुरू किया उसी पॉइंट पे वापस आ गए। ये बात क्लियर है? अच्छा, तो ये भाई साहब है क्या, ये है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। मान लेते हैं इसका जो ये रेडियस है ये r है, ठीक है, Q बाय आर स्क्वायर। और ये इंटीग्रेशन ऑफ टोटल क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एरिया, यानी कि ये एरिया को छोटा करके अगर मैं ऐड करता जाऊंगा तो बताओ क्या आएगा, तो ये स्पीयर का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। स्पीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, राइट। आप देखो यहां से 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो यानी कि फाई ई की वैल्यू क्या आ गई, गौर से देखो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओहो हो, Q क्या था, Q जो इस सरफेस के अंदर है, अंदर एक ही था Q, तो Q एनक्लोज्ड या Q सिर्फ लिख सकते हैं हम लोग। होपफुली तुम लोग को गॉस लॉ, ये हमारा बाय द वे जुगाड़ मेथड था, जनरल मेथड नहीं था, ये जुगाड़ मेथड था कि इसको कैसे जुगाड़ से किया जाए, ठीक है। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन, और होपफुली तुम लोग को गॉस लॉ का प्रूविंग और गॉस लॉ होता क्या है, एरिया वेक्टर, ये सब समझ में आया होगा। Next video lecture में what we can do is we can prove some of the applications of Gauss law, and we can also do some questions, and we can also derive it from general method, ठीक है। तो जब तक मिलते हैं फिर, बाय बाय।